आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही जुझारू, संवेदनशील, कर्मशील और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे कर्मठ और जुझारू अध्यक्षा बहन अर्चना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान में संसदीय बोर्ड की सदस्या बहन सुधा यादव जी, हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष, हमारी वरिष्ठ नेत्री बहन बंतो कटारिया जी, हमारे प्रदेश के कन्वीनर श्री संदीप जोशी जी, यहाँ के जुझारू अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी, मेरे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, हमारे एक्स एमएलए पवन सैनी जी, हमारे संतोष सरवन जी एक्स एमएलए, उपस्थित यहाँ देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे 125वीं जन्म जयंती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अवसर पर हरियाणा की पवित्र भूमि अंबाला आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो यह भूमि जो सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से गीता की भूमि कही जाती है, यह भूमि जिसे आजादी के लड़ाई से जोड़ते हुए देश के वीरों के लिए जाने जाने वाली ये धरती है और खेल स्पर्धा में हमारे देश में नाम रोशन करने वाली हरियाणा की भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग यहां जो एकत्र आए वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन गाथा और उस जीवन गाथा से मिलने वाली प्रेरणा, इसको गहराई से आज चर्चा करते हुए फिर से हम सब पुनः उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समर्पित करें, इस उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग चले हैं। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं यह भी कहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कर्तृत्व सिर्फ इतिहास नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कर्तृत्व एक जीवन की दृष्टि है और वह दृष्टि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हम जिस पार्टी के सदस्य हैं उसके वह संस्थापक अध्यक्ष रहे। उन्होंने इसकी स्थापना की और हम सब लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1991 को उन्होंने इस विचारधारा की भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आज हमें खुशी है कि जिस पौधे की जड़ों को जिन्होंने उसको सींचा, बढ़ाया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए आज 78% की जनसंख्या पर आज देश में राज कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी। और लगभग हम 72% के भूभाग पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मैंने कहा
कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विचार थे, तो वह सांस्कृतिक विरासत के साथ आत्मनिर्भर भारत और जिस तरीके से भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित विचार को लेकर के चलने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हम सब लोगों को गौरव होना चाहिए कि जिस पार्टी के हम सदस्य हैं, जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उसके प्रथम अध्यक्ष, फाउंडिंग फादर जिन्होंने ये पार्टी बनाई, उनके खुद के परिवार और उनका खुद का कर्तृत्व कितना बड़ा था, जिनके संस्कार आज हमारे पार्टी में रचे बसे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी और गौरव भी महसूस करेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसी साधारण परिवार के में पैदा होने वाले नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के सुपुत्र थे। और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी वो थे जिन्होंने एक ही जीवन में वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे और वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। और ब्रिटिशर्स के सामने उन्होंने वाइस चांसलर के रूप में यह कहा कि अंग्रेज प्रोफेसर और भारतीय प्रोफेसर में सैलरी और सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा। यह भारतीयता की बीज उन्होंने उस समय बोई थी। ये डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे जिन्होंने वाइस चांसलर रहते हुए यह कहा कि भारतीय भाषाओं को कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रेरित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए, आप देखिए कि जो बाप कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो अंग्रेजों के जमाने में, उसी यूनिवर्सिटी का उनका सुपुत्र भारतीयता से ओतप्रोत, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत उनके सुपुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की उम्र में उसी यूनिवर्सिटी के फिर से वाइस चांसलर बने, सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर बने। और 1934 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को दीक्षांत समारोह में पहली बार किसी भारतीय को निमंत्रित किया दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में किसी ने दीक्षांत समारोह में भाषण दिया, वो बंगाली में भाषण दिया, अपनी मातृभाषा में भाषण दिया। ये परिवर्तन ला करके खड़ा किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और वहां भी उन्होंने एक बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद को कभी भी महत्व नहीं दिया, विचार को महत्व दिया। और जब जब बारी आई, विचार के लिए पद को त्यागा और विचार के साथ खड़े हुए, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह हुसैन सुहारवादी की सरकार थी जिसने पश्चिम बंगाल में जिसमें पश्चिम और पूर्व बंगाल आता था, उसके बारे में योजना बना ली थी कि विभाजन में यह पाकिस्तान के साथ जाएगा। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन आंदोलन चलाया और जन आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने कहा कि यह हम कभी नहीं होने देंगे। और आज जो पश्चिम बंगाल है, यह बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस ने यह मान लिया था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था, सारा बंगाल उसमें चला जाएगा।
लेकिन मैं सिर्फ आपको उनके शब्द अंग्रेजी में जो उन्होंने बोले वो आपके सामने मैं कोट करता हूं। When the preparations are being made to make 45% of Hindus of Bengal slaves of Muslim League, then it is our duty to demand a land for ourselves where we can live with self-respect. I want to ask to the Congress and particularly to Nehru, did you not accept the division of Bombay and Sindh to please Muslim League? क्या आपने मुस्लिम लीग को तुष्टिकरण में, उनको खुश करने में आपने मुंबई का और आपने सिंध का विभाजन नहीं किया? और आज अगर हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और आज का बंगाल जो है पश्चिम बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि वेस्ट पार्ट ऑफ द बंगाल जहां ज्यादातर हिंदू हैं, ये भारत में रहना चाहिए।